नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उस अपराधी की कहानी है जिसने बच्चों का न सिर्फ अपहरण और हत्या की पर उनके साथ हत्या के बाद दुष्कर्म भी किया। इस अपराधी को नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी थी जिसमें एक इंसान को मृत शरीर के साथ सेक्स करने में एक अलग तरह का मजा आता है। इसके कुकृत्य की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। ये नरभक्षी भी था और एक बच्ची के तो हाथ काट के सीधे उसमें से खून भी पीता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में ये जानने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। 21 अगस्त 1962 यानी 21 अगस्त 1962 में जापान के टोक्यो राज्य में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम उसके माता पिता रखते हैं सुटोमो मियाजाकी। इसको हम पूरी कहानी में मियाजाकी के नाम से ही संबोधित करेंगे। जन्म से ही मियाजाकी को शारीरिक अपंगता थी। उसका एक हाथ कलाई से मुड़ नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसकी क्लास में उसके सहपाठी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। स्कूल की तरह घर में भी उसकी छोटी बहनें उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। मियाजाकी को उसकी अपंगता के चलते बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ मियाजाकी के माता पिता भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्कूल, माता पिता और बहनों के नकारे जाने के बाद मियाजाकी को लगता था कि उसको कोई पसंद नहीं करता है और अपंगता के चलते उसमें हीन भावना भी आ गई थी और कहीं ना कहीं वो अब अपने आप में ही रहने लगा था। माता पिता के व्यस्त रहने के कारण मियाजाकी अपना ज्यादा वक्त दादा और नौकर के साथ ही बिताता, क्योंकि वो ही उसका पालन पोषण किया करते थे। पढ़ाई में यूं तो मियाजाकी एक होशियार स्टूडेंट था, बट 12वीं तक आते आते वो पढ़ाई में काफी पीछे हो गया था, क्योंकि अपनी अपंगता के चलते वो दबा दबा रहता था और पढ़ाई भी मन से नहीं करता था। मियाजाकी बड़ा होकर एक इंग्लिश टीचर बनना चाहता था, पर 12th क्लास में कम नंबर आने की वजह से उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो वह एक लोकल जूनियर कॉलेज में फोटोग्राफी के कोर्स में एडमिशन ले लेता है। मियाजाकी के पूरे परिवार में केवल उसके दादा ही थे जो उसका ध्यान रखते, प्यार करते और उसके साथ वक्त बिताया करते थे। लेकिन मई 1988 में मियाजाकी के दादा गुजर जाते हैं, जिसके बाद से वो बेहद अकेला पड़ जाता है। उसका पहले ही कोई दोस्त न था और अब अकेलेपन के चलते वो तनाव में रहने लग जाता है। इसी बीच अकेलेपन के कारण उसे गलत आदतें लग जाती हैं और वो अश्लील वीडियो, फोटो और मैगजीन देखने और इकट्ठे करने में लग जाता है। वो घंटों घर में बैठ के गंदी गंदी किताबें पढ़ता और सारा वक्त गंदे वीडियो देखने में निकालता। और इन्हीं गंदी आदतों के चलते एक दिन वो चुपके से अपनी बहन को बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था। उसकी बहन उसे खिड़की से झांकते हुए देख लेती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। बाथरूम से निकलकर उसकी बहन अपनी माँ को शिकायत कर देती है और मियाजाकी की माँ उसे बहुत बुरी तरह से डांटती है। पर मियाजाकी शर्मसार होने की जगह हिंसात्मक हो जाता है और अपनी माँ और बहन पर हमला बोल देता है। मियाजाकी की माँ और बहन देखते रह जाते हैं कि गलती करने के बावजूद मियाजाकी ने कैसे उन पे हमला कर दिया था। पिछले कुछ सालों में मियाजाकी सेक्सुअल तो हो ही चुका था, पर अब हिंसात्मक भी हो गया था। मनोवैज्ञानिकों की माने तो मियाजाकी की कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन का जिम्मेवार उसकी मानसिक बीमारी, परिवार, दोस्त और समाज को मानते थे। इन सब से दूर होने के बाद मियाजाकी ने बहुत सारा वक्त गंदी किताबों और वीडियो देख के बिताया और अब उसका इंटरेस्ट सिर्फ इन्हीं चीजों में रह गया था। तो सन 1988 में यही वो पहला मौका था जहां से मियाजाकी अपने असली रूप में आने लगा था। 22 अगस्त 1988 यानी 22 अगस्त 1988 को जापान के टोक्यो शहर में एक 4 साल की बच्ची मैरी अपने दोस्त के घर के बाहर खेलते खेलते गायब हो जाती है। गायब होने के कुछ दिनों बाद बच्ची के परिवार को बच्ची के कपड़ों की फोटो, उसके दांत, हड्डियों का चूरा और साथ में एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में 5 शब्द लिखे होते हैं: मैरी, अंतिम संस्कार, हड्डियां, जांच, साबित करें। इन शब्दों से शायद कातिल मैरी के परिवार वालों को चुनौती दे रहा था कि अगर वे सच्चाई साबित कर सकते हैं तो करके दिखाएं। पुलिस छानबीन में लग जाती है पर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अभी इस हत्या को 2 महीने भी नहीं हुए थे कि 3 अक्टूबर 1988 को एक और 7 साल की लड़की गायब होती है जिसका नाम था मसामी। हालांकि इस लड़की के परिवार को कोई चिट्ठी नहीं मिलती है, पर पुलिस भी उसका कोई पता नहीं लगा पाती है। 2 लड़कियों के गायब होने से पुलिस में इधर हड़कंप मचा हुआ था और उधर फिर 12 दिसंबर 1988 को तीसरी लड़की गायब हो जाती है। तीसरी लड़की थी 7 साल की एरिका नाम्बा, जो अपने दोस्त के घर से लौट रही थी और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं था। पर इस बार कातिल पिछली एक लड़की की तरह ही उसके परिवार को भी 20 दिसंबर 1988 को एक पोस्टकार्ड भेजता है। पोस्टकार्ड में 6 शब्द लिखे हुए थे: एरिका, सर्दी, खांसी, गला, आराम, मौत। ये सभी शब्द एक मैगजीन से काटे हुए अक्षरों से मिला के चिपकाए हुए थे ताकि कातिल की हैंडराइटिंग से पुलिस उसको पकड़ ना सके। कातिल कोई और नहीं मियाजाकी ही था और खुले में मजे से घूम रहा था। वो कत्ल पे कत्ल किए जा रहा था और घर वालों को चिट्ठी के जरिए चुनौती भी दे रहा था। 3 कत्ल करने के बाद अचानक मियाजाकी कुछ महीनों के लिए शांत हो जाता है, शायद इसलिए कि पकड़ा ना जाए। कुछ महीने तो वह शांत रहता है, पर ठीक 6 महीने बाद यानी 6 जून 1989 को उसके अंदर का राक्षस फिर से जाग जाता
जाता है और वो अपने चौथे शिकार के लिए निकल जाता है। अब की बार वो एक 5 वर्षीय बच्ची जिसका नाम अयाको था उसको खेलते समय किडनैप कर लेता है और एक सुनसान जगह ले जाता है। वह बच्ची को बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर उसके कपड़े उतरवा के उसे तस्वीरों के लिए तैयार कर लेता है। अपने कैमरे से बच्ची की तस्वीरें लेने के बाद मियाजाकी वापस अपनी गाड़ी में लौटता है और उस बच्ची का कत्ल कर देता है। कत्ल के बाद वो लाश को चादर में लपेटकर गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है और फिर अपने घर की तरफ चल देता है। बच्ची की लाश को घर ले जाकर हैवान मियाजाकी अगले 2 दिन तक लाश के साथ बलात्कार करता है। दुष्कर्म करने के बाद वो उस बच्ची के शरीर के साथ अलग अलग पोजीशंस में आपत्तिजनक तस्वीरें लेता है और कुछ वीडियोस बनाता है। मियाजाकी आदमी के रूप में राक्षस बन चुका था। 2 दिन बाद जब 7 वर्षीय बच्ची की लाश सड़ने लगती है तो वह उसके टुकड़े कर देता है। वह लाश के हाथ काट लेता है और उन हाथों से सीधा खून पीता है और फिर उसका मांस भी खा जाता है। बाकी के शरीर के अवशेषों और सर को वो पास के एक पहाड़ में फेंक आता है और बच्ची के धड़ को पास ही के एक शमशान घाट में छोड़ आता है। 2 हफ्ते बाद पुलिस के डर से मियाजाकी दोबारा शमशान घाट और पहाड़ों में जाता है और बच्ची की लाश के टुकड़ों को वापस इकट्ठा कर अपने घर ले आता है और उनको अलमारी में छिपा देता है। मियाजाकी ने पहले भी तीनों बच्चों के साथ इसी तरह का कृत्य किया था। उसने बच्चों से जबरन कपड़े उतरवाए, उनकी गंदी तस्वीरें निकाली और फिर मार के उनके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उनकी लाश को ठिकाने लगा के उनके कपड़े, शरीर के अंग, हड्डियां और बाकी सामान अपने पास संभाल के रखा। मियाजाकी पूरी तरह राक्षस में तब्दील हो चुका था और हर समय नए शिकार की तलाश में रहा करता था। पर हर अपराधी कोई ना कोई ऐसी गलती करता है जिससे कहीं ना कहीं उसके जुर्म की कहानी खत्म होती है। ठीक ऐसी ही गलती अब मियाजाकी करने वाला था। 4 बच्चियों की हत्या के बाद मियाजाकी आत्मविश्वास से भर चुका था और अपने अगले जुर्म में वो एक ऐसी गलती करने वाला था जिससे वो पकड़ा जाता है। 23 जुलाई 1989 को मियाजाकी 2 बहनों को एक पार्क में खेलते हुए देखता है और लड़कियों को देखते ही वो मन ही मन तय कर लेता है कि छोटी बहन को वो अगवा करेगा। तय योजना के तहत वो छोटी बहन को बहला फुसलाकर उसकी बड़ी बहन से अलग कर देता है और उसे अकेले में ले जाता है। वहाँ वो बच्ची के सारे कपड़े कर उसकी तस्वीरें लेने लगता है। तभी वहाँ पार्क में बच्ची के पिता आ जाते हैं और मियाजाकी को अकेले में अपनी बेटी के साथ ये हरकत करते देख लेते हैं। बच्ची के पिता मियाजाकी पर हमला करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर मियाजाकी उनके काबू में नहीं आता और वहाँ से भाग खड़ा होता है। फिर कुछ समय बाद मियाजाकी अपनी कार लेने के लिए दोबारा पार्क में लौटता है और वहाँ पुलिस उसे दबोच लेती है क्योंकि बच्ची के पिता पुलिस को पहले से ही इस घटना के बारे में सूचना दे चुके थे। घटनास्थल पर लौटने की गलती ही वो गलती है जिसके चलते मियाजाकी पकड़ा जाता है। बहरहाल पकड़े जाने के बाद पुलिस मियाजाकी के घर पर छापा डालती है जहां उन्हें 5763 यानी 5763 अश्लील वीडियो मिलते हैं और इसके साथ उसके द्वारा कत्ल की गई लड़कियों के वीडियो टेप्स और फोटोज भी मिलती हैं। ये सारे सबूत उसकी मानसिक दशा को दर्शाते थे और साथ ही साथ ये स्पष्ट हो गया था कि ये सब अश्लील सामग्री ही उसकी हैवानियत भरे कारनामों का कारण थी। कोर्ट में कुछ महीने मियाजाकी पर केस चलता है और उसे दोषी पाया जाता है और उसे सजाए मौत सुनाई जाती है। तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि मियाजाकी मानसिक रूप से अलग अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर से बीमार था और अपने छोटे लिंग के चलते भी कुंठित रहता था। इसके अलावा उसे दूसरी बीमारियां तो थी ही जिनका नाम है पीडोफाइल, कैनिबलिज्म और नेक्रोफाइल। अपने बेटे के कारनामों से शर्मिंदा होकर मियाजाकी के पिता सन 1994 में आत्महत्या कर लेते हैं और 17 जून 2008 को मियाजाकी को भी फांसी पर लटका दिया जाता है। तो कुछ इस तरह एक सामान्य लड़का अपनी हीन भावनाओं के चलते, अपनी मानसिक बीमारी के चलते और अश्लील सामग्री के एक्सपोजर के चलते एक कातिल बन जाता है और मासूम बच्चों की जान लेता है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।